हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम लोगों ने रिलेशन वाले टॉपिक को पूरे अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। देखिए, फंक्शन समझने से पहले हमें रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, और रिलेशन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्या कर लिया है, समझ लिया है। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे बेस क्या है, फंक्शन है। देखिए, रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो नॉन इम्पैटी सेट होना चाहिए, ए और बी, और इसका क्या निकाला जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट किसी कंडीशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब उनको हम बाहर निकालते हैं, यानी उनको हम जब अलग करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। और रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहां तक हम लोग रिलेशन में पढ़ चुके हैं। देखिए, रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी इसी रिलेशन से बनेगा। और फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। अब ये स्पेशल केस में है क्या, कैसा, क्या हम ऐसा रिलेशन में कर दे कि वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, हम दो रिलेशन लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं। एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट रखते हैं, कुछ भी रख लीजिए जो मर्जी हो आप में, चलिए 1 2 3। और सेट बी में हम रखते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब हम इनसे रिलेशन बनाते हैं। देखिए, 1 का रिलेशन हम मान लेते हैं अल्फा से है, 2 का रिलेशन बीटा से है, 3 का रिलेशन गामा से है। ये भी एक रिलेशन है। एक और रिलेशन हम लोग बनाते हैं इसी से, 1 2 3 से, और अल्फा बीटा गामा से। चलिए, 1 का रिलेशन बीटा से और 1 का रिलेशन अल्फा से है, 2 का रिलेशन गामा से है। बस ऐसा ही। एक तीसरा हम लोग रिलेशन बनाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये ए है और ये बी है, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। अब देखिए रिलेशन कैसा बन रहा है, 1 का रिलेशन अल्फा से बन रहा है, 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, बीटा से बन रहा है, 3 का रिलेशन भी बीटा से बन रहा है। कुछ इस टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ उसी रिलेशन में से कुछ स्पेशल केस हम बाहर निकालेंगे। उस स्पेशल केस यानी वो प्रॉपर्टीज को अगर वो फॉलो कर गया, तो हम उसको रिलेशन ना बोल के क्या नाम देंगे, फंक्शन देंगे। तो क्या फंक्शन रिलेशन होता है? बिल्कुल, सभी फंक्शन एक रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते हैं। तो कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, इस स्पेशल केस के थ्रू उनको पता चलेगा। अब देखिए वो क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। जब भी कभी हमें रिलेशन को फंक्शन बनाना है, यानी वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उसका डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। देखिए लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। अब यहां पे यूनिक इमेज का मतलब क्या है, यूनिक इमेज का मतलब है वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और जो इमेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वन एंड ओनली वन होना चाहिए। उसी को हमने एक और नाम दे दे रहे हैं, क्या, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आपके पास 3 एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर दे, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कर दे, इसको एग्जाम्पल नंबर 3 कर दे, तो बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्या क्राइटेरिया है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उन सभी का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। और यूनिक का मतलब क्या, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज बनना चाहिए, और सभी का बनना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 का कितना इमेज है, अल्फा, एक इमेज है। 2 का कितना इमेज है, बीटा, केवल एक इमेज है। 3 का कितना इमेज है, बीटा, इसका भी केवल एक इमेज है। और सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बना है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, अगर हम इसको ऐसे लिखे, रिलेशन के फॉर्म में लिखते, तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, 1 का अल्फा से, 2 का बीटा से, और 3 का गामा से। यही हमारा रिलेशन है। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आर की जगह हम एफ भी लगा सकते हैं। ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को भी डिफाइन कर रहा है। क्लियर हुआ, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। आइए सेकंड एग्जांपल समझते हैं।
क्या ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? तो पहला चीज हम देखेंगे कि जो सेट ए के एलिमेंट है उनका सभी का इमेज बनना चाहिए। तो हाँ ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, उन सबका सेट बी से इमेज बना है। तो पहली क्राइटेरिया फॉलो हो गई। दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है कि जो इमेज होना चाहिए वन एंड ओनली वन इमेज होगी, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 1 का केवल एक इमेज है अल्फा से, 2 का केवल एक इमेज है बीटा से, 3 का केवल एक इमेज है गामा से। इसका मतलब है कि एग्जांपल नंबर 2 भी सेट फंक्शन की क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी ये भी एक फंक्शन है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखिए, क्या ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? तो फंक्शन वाले केसेस में देखते हैं कि सबका इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे 3 का इमेज नहीं बन पा रहा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, 3 का कोई इमेज नहीं है, 3 का कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि जो एग्जांपल नंबर 3 है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। एक और चीज समझिए, जैसे 1 का रिलेशन किससे हो रहा है? अल्फा से। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 का इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है सेट बी पे। और अल्फा का 1 से जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इमेज। क्या नाम देंगे? प्री इमेज। तो अगर हम ए टू बी बात कर रहे हैं तो हम इमेज का नाम देंगे, और बी टू ए बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो फंक्शन एफ ए टू बी, यहां पे ये क्या क्या कर रहा है कि फंक्शन ए से बी की तरफ है, यानी हमारा पहला वाला सेट ए है, दूसरा वाला सेट बी है, यानी पहले वाले सेट का सभी एलिमेंट का सेट बी से इमेज बनना चाहिए। और इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ फंक्शन में कि फंक्शन वो तभी होगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी से इमेज बनेगा, और इमेज कैसा होगा? वन एंड ओनली वन इमेज होगा। इसके केसेस में एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एक सेकंड, ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए जरा, क्या ये फंक्शन है या नहीं? क्या ये फंक्शन है या नहीं? देखिए, ये वाले केसेस है, ये वाले केसेस है, 1 2 3 4 है, यहाँ अल्फा बीटा गामा थीटा है। हमने 1 का रिलेशन बीटा दिखाया, 2 का भी बीटा से, 3 का भी बीटा से, 4 का भी बीटा से। इसको आप एग्जांपल नंबर 4 कर लीजिए। क्या ये जो रे डायग्राम हम लोग दिखाए हैं सेट ए और सेट बी, क्या ये फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है? क्या ये फंक्शन है? तो हम बेसिक सा जो हमारा डेफिनेशन हम उसी को दिमाग में रखे रहेंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो देखिए, 1 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। 2 का किससे है? बीटा से, वो भी केवल एक इमेज है। 3 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। और 4 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। सबका इमेज बीटा पे बन रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको बस अपनी क्राइटेरिया देखनी कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है। एक क्राइटेरिया पूरी हुई। और दूसरा क्या देखना है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो ठीक है, ये एक इमेज है। तो अगर ये वाली क्राइटेरिया आपको दिख रही है तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, लेकिन ये वाली क्राइटेरिया अगर आपको दिख रही है तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन में बैठ जा रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस रिलेशन को क्या नाम दे सकते हैं? फंक्शन दे सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल से रखते हैं। देखिए, ये जो क्राइटेरिया आपको मैंने बताया, ये वाली क्राइटेरिया ये क्या है? देखिए, यहाँ पे फिर से हम रे डायग्राम समझते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम नंबर रखें अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा। ठीक है, अब सर देखिए, 1 वाले केसेस में बीटा से बन रहा है और 1 का इससे बन रहा है गामा से, 3 का थीटा से, बाकी सारी चीजें ठीक है। 8 2 3 4 सबका सिंगल इमेज बन रहा है, सबका इमेज तो बन रहा है, लेकिन 1 की क्राइटेरिया को देखिए, 1 का इमेज बीटा से भी बन रहा है और 1 का इमेज गामा से भी बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज तो बनना चाहिए, लेकिन इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। यहाँ पे एक से ज्यादा इमेज हो गया तो देखिए, ये वाली क्राइटेरिया नहीं दिख रही है, ये वाली क्राइटेरिया ऐसे ये। तो अगर ये वाली क्राइटेरिया आपको दिखे किसी भी रिलेशन में, और उस मतलब रिलेशन के पार्ट में जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, तो वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इमेज कैसा? इमेज का मतलब रिलेशन की बात ही कर रहे हैं हम ना, उसका बस नाम चेंज करते इमेज। तो सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज।
अगर ये आप डायरेक्टली इस चैप्टर पे आ गए हैं तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले रिलेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए, फिर फंक्शन पे आइए, क्योंकि रिलेशन का ही स्पेशल केस क्या है, फंक्शन है। हमने क्या नाम दिया, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब देखिए फंक्शन ए टू बी है, फंक्शन ए टू बी है, इसका मतलब क्या है कि ए फर्स्ट सेट है और बी क्या है, सेकंड सेट है, और उसके थ्रू ए टू बी में फंक्शन बनाया जा रहा है। तो किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए रिलेशन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जैसा जो कॉन्सेप्ट रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालने का था, सेम वही कॉन्सेप्ट फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने का रहेगा। रिलेशन में हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालते कहते थे। रिलेशन में डोमेन क्या कहलाता है, सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं वो कहलाते थे डोमेन। फिर से ध्यान सुनिए, सेट ए के वो सभी एलिमेंट, अगर ये सेट ए है और यहाँ पे ये सेट बी है, तो सेट ए के वो सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये रख दिया। सेट ए के मान लीजिए ऐसे कुछ करके है, ये है सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। ये था रिलेशन में। तो रिलेशन में कंडीशन और थी कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना जरूरी नहीं था, हो सकता था कि 1 2 3 का बने, 4 5 का ना बने, लेकिन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सभी एलिमेंट का, सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनेगा। इसका मतलब डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। हमने बताया ना कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तो सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। और रिलेशन में डोमेन क्या था कि सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, ये जो रिलेशन बना रहे हैं, तो जो बना रहे हैं इससे, और फंक्शन में तो सभी बना रहे हैं, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेट बी। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के वो सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिनका प्री इमेज बना है। और रिलेशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में हेल्प किए हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेंज। तो सेम वही कंडीशन यहां है कि जो जो सेट बी के एलिमेंट जो क्या बना रहे हैं, प्री इमेज बना रहे हैं। प्री इमेज, प्री इमेज लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए हम बी टू ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इस फंक्शन में डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा सेट ए, कोडोमेन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सेट बी। और अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होगा, तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, बीटा का, गामा का, थीटा का, डेल्टा का। अल्फा का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा हमारे रेंज में नहीं आएगा। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, रेंज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा, बीटा होगा, गामा होगा, थीटा होगा और डेल्टा होगा। अल्फा रेंज में नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज, जो रेंज है वो किससे बन रहा है, रेंज बन रहा है सेट बी वाले से। और पूरा का पूरा सेट बी क्या है, पूरा का पूरा सेट बी क्या है, कोडोमेन है। तो हम कह सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या कह सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमेशा रिलेशन में भी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और फंक्शन में देखिए फर्क क्या है रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट, सभी एलिमेंट डोमेन हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। लेकिन फंक्शन में पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होगा ही होगा। अगर सेट ए डोमेन नहीं है इसका मतलब कि वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात क्या करेंगे। और कोडोमेन जैसे रिलेशन में था, सेट बी कोडोमेन था, तो यहां पे भी सेट बी हमारा क्या है, कोडोमेन है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, रेंज हमारे सेट बी से मिलता है और सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिनका प्री इमेज बन रहा है वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे रेंज। और रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। सबसेट का मतलब है कि इसी सेट से फाइंड किया गया है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा कोडोमेन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन के कितने टाइप्स हैं, इसे रेज करते हैं और फंक्शन के टाइप देखते हैं। यानी अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट स्टडी हम लोग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप्स के फंक्शन हमको पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी बुक आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, उन सारे टाइप्स को एक एक करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए उसमें पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है उसका,
आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग टू कैपिटल R। fx इज इक्वल टू x टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाए fx इज इक्वल टू x का, fx को यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x है। अच्छा, डोमेन को डोमेन रेंज में एक और चीज ध्यान में रखिए, किसी फंक्शन में जो इनपुट होता है वो होता है हमारा डोमेन, और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन, और इनपुट देने से कोई ना कुछ हमको आउटपुट मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो अब fx इज इक्वल टू x का डोमेन और रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ क्या होगा, ये तीनों चीज देखेंगे। देखिए fx इज इक्वल टू x है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है, यानी ये जो x है, यहाँ पे जो x दिख रहा है ये वाला x, ये हमारा इनपुट है, यहाँ हम कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे हम क्या रख सकते हैं, x बिलोंग टू कैपिटल R, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो जब भी हम कोई रियल नंबर रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ये नंबर हमको देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो जो इनपुट है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन, और जो हमको आउटपुट देता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x है, क्या हम रख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x को आप y भी बोल सकते हैं। अगर आप ग्राफ बनाना है x और y वाले टाइप का तो ये हो जाएगा आपका x और ये आपका क्या हो जाएगा, y, और y का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x। चलिए आइए कुछ वैल्यू रखते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, रियल नंबर है 1, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1, 1 पे 1 मिल रहा है, यानी अगर हम इसको y मान ले तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 1, तो मान लेते ये 1 और ये 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मतलब इसका, तो f2 की वैल्यू क्या मिलेगा, f2 की वैल्यू मिलेगा 2, और f2 का मतलब क्या है, y है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y इज इक्वल टू 2 मिल रहा, तो 2 2 ये बना दीजिए। इसी तरह से 3 3 4 4, अगर हम माइनस रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 भी रियल नंबर होता है, तो हमें ये क्या देगा, -1 देगा। x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू हमको क्या देगा, -1 देगा, और फंक्शन ऑफ -1 यानी -1 रखे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, y। तो x की वैल्यू 1 पे y, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या है, -1, ये। इसी तरीके से ये देगा। अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा आपका, जी ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। fx इक्वल टू x का भी जानते हो, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमारा बन जाएगा y इक्वल टू x का। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये तो हो गया इस फिगर, इसका ग्राफ, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन हमने बताया क्या, डोमेन क्या होता है, इनपुट, जो आप इनपुट देते हो वही डोमेन। हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जिससे ये फंक्शन रियल फंक्शन कहे। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं कि फंक्शन रियल बना रहे, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं, यानी डोमेन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। चलिए ठीक है, तो हम इनपुट दिए r यानी रियल नंबर, तो हमको आउटपुट क्या मिला, इनपुट अगर हम r दिए तो हमको आउटपुट में क्या मिला। तो अगर हम x की वैल्यू देखिए जो रख रहे हैं वही तो मिल रहा है, 1 रखने पर हमको 1 मिला, 2 रखने पर हमको 2 मिला, 3 रखने पर हमको 3 मिला, -1 रखने पर हमको -1 मिला। यानी अगर डोमेन r है तो रेंज भी क्या होगा, r होगा, रेंज भी क्या होगा, r। r का मतलब क्या है, रियल नंबर। नंबर सिस्टम में मैंने आपको जब सेट्स पढ़ाया था तो इसमें समझाया था। तो डोमेन भी r हो गया और रेंज भी क्या हो गया, हमारा r हो गया। क्लियर हुआ। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसे रेस कर देते हैं, एक पे एक बताते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। दूसरा देखिए, हम लोग दूसरा देखते हैं जो है कांस्टेंट फंक्शन।
क्या नाम है इसका? कांस्टेंट फंक्शन। ये किस कैसा होता है? इसको आप ऐसे रख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट का मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5/3, y इज इक्वल टू -3/2। कोई भी नंबर लीजिए, कांस्टेंट हो, वेरिएबल साथ में ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसका हमें ग्राफ बनाना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी का, या प्लस माइनस सी भी हम दे सकते हैं, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं c मतलब पॉजिटिव c है, तो कुछ होगा, मान लीजिए x की वैल्यू 2 होगा। देखिए यहाँ पे fx का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 2 होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है तो मान लीजिए ग्राफ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू 2 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हम मान लेते हैं ग्राफ ये है, ये क्या है? fx इज इक्वल टू c का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? fx इज इक्वल टू c का, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। डिपेंड करता है कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस माइनस होगा तो इस साइड होगा ये fx इज इक्वल टू, और अगर x इज इक्वल टू है 2, x इज इक्वल टू 3 है तो y एक्सिस के अलोंग बनेगा, और ऐसे क्या बन रहा है? x एक्सिस के अलोंग बन रहा है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट, और रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट। इस fx इज इक्वल टू सी में x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, और कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब ऐसा रखने पर वो इमेजिनरी ना देते, रियल ही बना रहे। तो हम क्या क्या रख सकते हैं? तो देखिए x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? कोई भी रियल नंबर। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब कैपिटल R। और रेंज क्या होगा? अब जरा ध्यान समझिए, आप कोई भी x की वैल्यू 1 रखे पे c ही देगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी c देगा। भाई ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल रहता तब ना चेंज होता, कोई वेरिएबल नहीं तो नहीं चेंज होगा। तो क्या बना रहेगा? यही बना रहेगा। तो रेंज हमारा क्या होगा? c होगा। जो गिवन है वही हमारा रेंज होगा। तो डोमेन हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा c। क्लियर हुआ? डोमेन हमारा क्या हो गया? रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया? c। रेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जबकि जब हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें डोमेन हमारा क्या था? r, और रेंज भी क्या था? r। लेकिन इसमें हमारा डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? प्लस c, या एक्चुअली माइनस c भी बोल सकते हैं। जो भी रहेगा वही हमारा क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। रेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए थर्ड। हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अब देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप लोग को पता ही होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है, किस टाइप का होता है? fx इज इक्वल टू x0 a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब a4 x टू द पावर 4 डॉट 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 an x टू द पावर n टाइप का कोई अगर वेरिएबल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसी टाइप का पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल में उसमें जिसमें आप भी बोल सकते हैं x1 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट, क्या ये रियल नंबर है, और x1 x2 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यही होने चाहिए, उनके पावर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये डेफिनेशन हम ये मान के चलते हैं कि आपको अच्छे से आता है। तो अब हम इस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इससे क्या क्या आपको मिलने वाला है। पॉलिनोमियल फंक्शन से आपको क्या क्या मिलने वाला है। मान लीजिए अगर कुछ इस टाइप का हो, केवल x हो, तो कौन सा हमारा हो गया था? आइडेंटिटी फंक्शन। इससे अगर हमें इस टाइप का फंक्शन मिले एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? अगर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिले तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? ठीक है, तो ये दो देखते हैं, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक फंक्शन। इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? स्क्वायर फंक्शन। ठीक, और इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? क्यूबिक फंक्शन। भाई क्यूब है तो क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर है तो स्क्वायर फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसे इरेज कर देते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्स टेस्ट,
वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश हो गया। बहुत सिंपल है, एकदम आसान से कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। तो देखिए, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ग्राफ बनता कैसे है, हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगा, उस x y को लेकर हम ग्राफ बना देंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1। फंक्शन ऑफ x मतलब y, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 1, ये बन गया। अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 4, पॉइंट क्या हो जाएगा 2 4। तो देखिए 1 1 2 पे 1 2 3 4 मान लेते हैं, यहाँ पे बन गया। और x की वैल्यू 3 लीजिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, तो 3 9 तो 3 और 9 4 5 6 7 8 काफी यहाँ तक चला गया ये। इसी तरीके से नेगेटिव में आइए, x की वैल्यू -1 लीजिए, x की वैल्यू क्या -1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, तो y की वैल्यू 1 अप्रॉक्सीमेट 1 1 ये मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 लीजिए -2, तो y की वैल्यू क्या देगा -2 पे क्या देगा -2 का स्क्वायर +4, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +4। यहाँ इसको इरेज कर दे रहा है, पॉइंट ये इरेज कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ इधर ही बनेगा। अब मेन पॉइंट आप समझिए कि क्या कह रही है। ये f(x = x² का ग्राफ है, निगेटिव रखने पर भी हमको पॉजिटिव दे रहा है। देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा 0 रखने पर 0 ही देगा। ग्राफ हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसी में जुगाड़ बिठा लेते हैं, ठीक है जी। हो गया, ये जो ग्राफ है ये किसका है, स्क्वायर फंक्शन का, f(x = x² का ग्राफ है। अगर हम इसका डोमेन और रेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, डोमेन और रेंज, ध्यान समझिएगा, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है, हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इधर देखिए x की वैल्यू ये हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी, इधर तक +∞ तक, इस साइड -∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। यानी जब हम -∞ to +∞ रख सकते हैं तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा r। का मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रेंज। रेंज हमको क्या मिलेगा, अगर हम डोमेन r लिए तो रेंज क्या मिलेगा, कुछ भी रखने पर हमको आउटपुट दे क्या रहा है, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं ओरिजिन से +∞ की तरफ, तो ये जो फंक्शन है ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक। अगर हम x की वैल्यू निगेटिव ले जाए, देखिए इस साइड निगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर से y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये पॉजिटिव ही है। इसका मतलब है डोमेन r है, लेकिन रेंज हमारा क्या है r+ है। रियल नंबर तो मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। इस ग्राफ के नीचे हमें ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके नीचे हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। जो भी ग्राफ मिल रहा है हमको एक्स एक्सिस से क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन हमारा r है लेकिन रेंज हमारा क्या हो जाएगा r+। चलिए अब आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आया आपको, एकदम सिंपल था कि डोमेन हमारा रियल नंबर हो गया, रेंज हमारा क्या हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। r+ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगर हम f(x = x³ का ग्राफ बनाए, f(x = x³ का ग्राफ बनाए तो देखिए वो कैसा बनेगा। अच्छा एक और चीज आपने पढ़ा है कि अगर x² है तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, 10th में हम लोग पढ़े थे ना कि जब ग्राफ x² का बनाएंगे तो x एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा क्योंकि उसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे तो 3 टाइम्स कट करेंगे क्योंकि उसके 3 जीरोज होंगे। या केवल टच करके जा रहा है तो भी 2 जीरोज है और दोनों जीरोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये स्क्वायर का ग्राफ था। क्यूबिक में ग्राफ में देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 का क्यूब 1, y हमको क्या देगा, y का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x क्या देगा 1, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 1, सिंपल सा। x की वैल्यू 2 रखें तब देखिए y की वैल्यू हमको क्या देगा, 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 2 8। x की वैल्यू 3 रखें तो 3 का क्यूब क्या देगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो y = हमको मिल जाएगा 27, तो हो जाएगा 327। देखिए कितना तेज बढ़ रहा है, अब इतना बड़ा बनाएंगे नहीं लेकिन रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 पे 1, ये x की वैल्यू 2 पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना देते हैं। 3 पे 27, बहुत ऐसी, तो देखिए ये ग्राफ हमारा जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है,
यहाँ मान लेते ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था और ये 2 पे कितना है 8 है, यहाँ बना दें 3 पे कितना है 27 है ऐसा, और 0 पे कितना देगा 0, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या देगा 0। ये x की वैल्यू -1 रखी जरा तो y की वैल्यू पे देगा -1 ये, तो -1 पे -1 ये, x की वैल्यू -2 रखिए तो y की वैल्यू देगा -8, मतलब समझ रहे -2 पे -8 ऐसा, -3 पे -27, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे टर्न हो जाएगा ऐसा। देखिए ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ये इधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है फिर टर्न होते आ रहा है, ओरिजिन से टर्न होते हुए फिर ऐसा बन जा रहा है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है, fx इज इक्वल टू x³ का ग्राफ है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा। देखिए मेन ग्राफ आपको समझाना नहीं है, मेन है आपको ये बताना कि क्यूबिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है, आइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। हम फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा आर, रेंज हमारा क्या मिलेगा, आर रखने पर देखिए हमको पॉजिटिव में भी इंफिनिटी दे रहा है, निगेटिव में भी, इधर हमको क्या मिलेगा -इंफिनिटी और ऊपर क्या मिलेगा +इंफिनिटी, यानी सारे के सारे नंबर मिल जा रहे हैं, तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस तरीके से क्यूबिक फंक्शन का डोमेन भी आर होता है और रेंज भी क्या होता है आर होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल फंक्शन, क्या नाम देंगे, रेशनल फंक्शन। अब देखिए रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन ये क्या है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, 4th नंबर लगा दीजिए रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन देखिए कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, जब वो p/q का फॉर्म हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या है इंटीजर्स हो, यही कंडीशन होती है। अब इसमें हम ये बोल देंगे फंक्शन जो fx/gx का फॉर्म हो और gx डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। अच्छा 0 क्यों नहीं हो, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा ये वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगी, ये कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो इमेजिनरी तो हमको पढ़ना नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, रियल वैल्यू फंक्शन पे, सारे टर्म्स रियल होने चाहिए। तो रेशनल नंबर कैसा होगा, fx/gx का फॉर्म होगा और gx डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डोमेन हमको कैसे मिलेगा, डोमेन हम देख लेंगे कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमको क्या दे देगा डोमेन। रेंज क्या होगा, सेम हम डोमेन और रेंज इसके कॉन्सेप्ट में निकाल लेंगे। तो अभी हम इस पे एग्जांपल लगाएंगे कुछ, तो हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो fx/gx का फॉर्म होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 यानी कोई भी नंबर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, अनडिटर्मिनेंट होता है, उसको फाइंड नहीं किया जा सकता, तो हम वो वैल्यू नहीं रखेंगे। चलिए तो ये था हमारा क्या, रेशनल फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1-2 फंक्शन और है, उसको भी देखेंगे। इस पे अभी सभी सारे पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आप समझ लीजिए, सब पे 1-2 एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि जो ये फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या है। अब हम लोग देखिए 5th नंबर पे रख लेते हैं, इसको भी रेंज करते हैं, चलिए इसे भी रेंज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है, पहले देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन, क्या नाम देखेंगे, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और एक है जीआईएफ फंक्शन। क्या नाम है इसका, जीआईएफ फंक्शन, जिसको नाम हम लोग देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये तीनों को बहुत कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा। बात पहला करते हैं मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस का मतलब होता है मॉड, मॉड मतलब जब हम किसी नंबर को मॉड में रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। जैसे अगर कोई नंबर -2 है, मॉड में रखा है तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है +2। अगर मॉड में 5 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी 5, लेकिन मॉड में -5 है तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 5। यानी मॉडुलस फंक्शन निगेटिव फंक्शन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग समझेंगे और इसका डोमेन और रेंज भी देखेंगे। देखिए मॉडुलस फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, fx = mod x, इस टाइप का होता है।
और मॉड एक्स को अगर हम रीअरेंज करें, क्या करें, रीअरेंज करें, फिर से लिख के दिखाएं, तो देखिए मॉड एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है एक्स और माइनस एक्स। मॉड एक्स के यानी फंक्शन ऑफ एक्स के दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव एक्स होता है और एक नेगेटिव एक्स होता है। इस पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, 0 से ग्रेटर होती है, और नेगेटिव एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। इतना समझ में आया? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव x, और x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव x। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो देखिए, अभी हम लोग बोले कि अगर आप f-2 की वैल्यू निकाले तो भी कितना आएगा, 2। ये क्यों आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि यहाँ पे जो fx इक्वल टू मॉड x है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आ रहा है। कैसे, जरा देखिए, आपने क्या रखा, -2, यानी x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। तो जब 0 से छोटी होगी तो आप किसमें रखेंगे, यहां पे रखेंगे, और यहां पे वैल्यू क्या है, -x। अब x के लिए आपको क्या पुट करना है, -2, तो -2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +2। अगर आपको x की वैल्यू 5 रखना है, मान लीजिए x इक्वल टू मॉड 5 है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगा 5। क्यों 5 मिलता है, क्योंकि 5 जो नंबर है वो x से क्या, 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 से ग्रेटर होने पर हम इसमें रखेंगे, और जब x की वैल्यू 5 ही रखेंगे तो 5 मिलेगा। लेकिन x की वैल्यू मान लीजिए मॉड में -6 है, यानी 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, तो हम ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, और 0 से छोटे वाले कंडीशन में हमको क्या मिलता है, -x मिलता है, और -6 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा। इस वजह से मॉडुलस हमेशा निगेटिव नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, इतना आपको हमको लगता है समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है। तो इसके देखिए दो कंडीशन है। आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था जो क्या था, fx इक्वल टू x था। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू x भी है और fx इक्वल टू क्या है, -x भी है। और अगर fx इक्वल टू x का ग्राफ बनाए तो कुछ ग्राफ ऐसा बना था, ऐसा था। लेकिन fx इक्वल टू x कब तक लेंगे, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब ये वाले केसेस में लेंगे, ये वाला नहीं ले पाएंगे। ये कब मिलेगा, जब हम इधर जाएंगे, तो इधर हमको जाना ही नहीं है। अब इधर इस वाले केसेस में नहीं जाना, इधर जाना है तो इस वाले केसेस को लेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, उस केसेस में हमको x मिलेगा। तो fx इक्वल टू x से ग्राफ पे हम देखें, यहाँ पे देखिए 0 से बड़ी रखिए, 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 2 आएगा, 3 रखने पे 3 आएगा, यानी जो नंबर है रखते जाएंगे वही हमको मिलता जाएगा। 4 रखेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिल जाएगा जी। ये ग्राफ किसका है, fx इक्वल टू x का ग्राफ है। अब अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटा करें, मतलब इधर जाए, देखिए ये 0 है, 0 से बड़ा जाने पर ये वाला केसेस मिल रहा है, 0 से छोटा जाएंगे तो हमको क्या देगा, -x देगा। और -x का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव ही है। अभी तो बताया 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर इसमें रखेंगे, इसमें पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का। देखिए कैसे, x की वैल्यू 0 से छोटा -2 लीजिए, चलिए x की वैल्यू -2 लीजिए, इसमें पुट करिए तो -2 और पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा, +2, यानी 2 पे हम -2 पे हमको क्या दिया, 2 मतलब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। -2 मान लीजिए यहाँ है, ये मिला 2। ऐसे -3 रखेंगे तो 3 देगा, -4 रखेंगे तो 4 देगा, 0 रखने पर 0 देगा। देखिए ग्राफ बन रहा है ऐसा, ये ग्राफ बनेगा, वी टाइप का ग्राफ बनेगा ना। तो जब भी मॉडुलस का ग्राफ बनाना होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, वी टाइप का ग्राफ बनता है, और वो हमेशा एक्स एक्सिस से अपर साइड बनता है, यानी पॉजिटिव होता है। चलिए यहां तक हम लोग समझे। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए हम लोग समझे थे कि डोमेन किसे कह रहे हैं, डोमेन इनपुट को, और रेंज किसे बोल रहे हैं, आउटपुट को। तो देखिए यहाँ पे इनपुट क्या है, हम क्या रख रहे हैं, ये वैल्यू भी रख रहे हैं, ये वैल्यू भी रख रहे हैं। इधर क्या होता है, +∞, इधर क्या होता है, -∞, +∞ से -∞ के बीच के सभी वैल्यू रख रहे हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, R, रियल नंबर। लेकिन हमको मिल क्या रहा है, इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, हम तो रख दिए पूरा R, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी R का मतलब क्या, रियल नंबर, R+ होता है पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमने इस साइड पर इस साइड के सभी नंबर रख दिए, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, हमको केवल और केवल पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, नेगेटिव नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जो रेंज होगा वो होगा R+। R+ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। R+ का मतलब क्या है,
पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हुआ? ये हमको क्या मिल गया? आर प्लस। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। जैसे रेज करते हैं और देखते हैं सिग्नम फंक्शन। इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आप एकदम परेशान मत होइए। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सब पे एक दो एग्जांपल्स बिल्कुल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, fx इज इक्वल टू मॉड x बाई x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू क्या देता है? 0। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हमें क्या देगा? देखिए fx इज इक्वल टू, इस मॉड x की वैल्यू क्या हो सकती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड x की वैल्यू x भी होता है माइनस x भी होता है। x कब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और x लेस देन 0 पे हमें क्या देता है? माइनस x। तो देखिए इक्वल टू 0 पे तो 0 है, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 से लेस होगा। अगर 0 से ग्रेटर होगा तो हमें क्या देगा? x, और 0 से लेस होगा तो हमें क्या देगा? माइनस x। तो अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 0, अगर ये वाली केस है तो देखिए x ग्रेटर देन 0 पे हमको क्या देगा? x, और x बाई x देगा, और कट के वैल्यू कितनी आएगी? 1। और x लेस देन 0 पे क्या देगा? लेस देन 0 पे देगा माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, और कट के वैल्यू कितनी आएगी? -1। और थर्ड है x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो इस तरीके से हमको क्या दे रहा है? -1 -1 और 0 दे रहा है। 1 कब दे रहा है? x ग्रेटर देन 0 पे, -1 कब दे रहा है? x लेस देन 0 पे, और 0 कब दे रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे। ये क्लियर हो गया? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए सिग्नम फंक्शन का, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसका हो जाएगा, इसे रीच कर देते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये 0 पे तो 0 दिया, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब यहाँ पे कितना दे रहा है? 1। मान लेते हैं ये 1 है, ये क्या है? 1। तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। 0 पे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे होल बना दीजिए क्योंकि, और ये देखिए यहाँ 0 पे तो 0 दे दिया, लेकिन 0 से जितना ज्यादा हम ग्रेटर जा रहे हैं हमेशा वैल्यू एक ही मिल रही है, वो क्या है? 1। ये 1 की लाइन है। दूसरा क्या है? x लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इधर जाएंगे, इधर इस साइड। तो अगर इस साइड जा रहे हैं तो हमें कितना दे रहा है? -1। तो ये बना दीजिए -1, ये 1 है, ये क्या है? -1। यहाँ पे होल बना दीजिए। होल का मतलब और डार्क का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में, सॉरी सेट थ्योरी में, कि होल का मतलब है कि इस पे इंक्लूडेड नहीं, और डार्क का मतलब क्या? इंक्लूडेड है। तो ये वाली लाइन किसकी है? x। देखिए x की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब देखो 0 छोटा करते जा रहे, और हमेशा क्या मिल रहा है? -1। देखिए हमेशा क्या मिल रहा है? -1 ये। और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर करते जा रहे हैं, तो हमें क्या दे रहा है? 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हो गया? चलिए ये था सिग्नम फंक्शन का कंडीशन। अच्छा डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन एंड रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? तो देखिए डोमेन क्या है? हम क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू, ये x है, x डैश, y डैश। ये x और x डैश में कौन कौन से वैल्यू रख रहे हैं? सब रख रहे हैं। 0 से ग्रेटर भी रख रहे हैं, 0 से लेस भी रख रहे हैं, और 0 भी रख रहे हैं, तो सब तो रख ही दिए। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? R। अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज हमको क्या मिलेगा? अगर हम x की वैल्यू r रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है रखने पर? चाहे हम कोई भी वैल्यू रखें, हम यही 3 वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा सिग्नम फंक्शन का? -1, 0 और 1। तो क्लियर हुआ? डोमेन हमारा क्या हो गया? रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया? -1, 0 एंड 1। चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारा GIF फंक्शन का, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम देते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए इसका मतलब है कि जो भी नंबर GIF में होगा, GIF को इंडिकेट कैसे करते हैं? बिग ब्रैकेट से। जैसे x इज इक्वल टू लिखा है GIF ऑफ 2, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या लिखा है? ये GIF ऑफ 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? जो भी नंबर देगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा, पहली चीज। और वो क्या होगा? जो नंबर दिया है उससे कम या वही इंटीजर मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू x। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो आप लिख लीजिए लेस देन
लेस देन और इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। अगर एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो इससे छोटा या तो इसी के इक्वल, क्या, इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिलेगा, वो इंटीजर मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो नंबर जीआईएफ में होगा वही नंबर मिलेगा, या उससे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। या आप बोलिए तो आप बोलोगे सर छोटा मिल रहा, नाम तो ग्रेटेस्ट है। कहने का मतलब है जो नंबर दिया है उस नंबर से छोटे नंबर जितने भी होंगे उसका सबसे बड़ा इंटीजर कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में नहीं आया? चलिए अच्छा एक एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, समझ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है जी आई एफ ऑफ 2, तो देखिए ये इंटीजर है तो हमको यही मिल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है जी आई एफ ऑफ 2.98, ये लिखा है। क्या 2.9 है, नंबर लाइन पे बनाइए, ये नंबर लाइन है, ये है मान लीजिए 2.98। 2.98 जब बना है, अब कह रहा है लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, इससे छोटा या यही इंटीजर, तो ये तो पहली बात तो इंटीजर है नहीं, तो 2.98 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इससे छोटा, छोटे का मतलब देखिए बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा इससे छोटा, सबसे पहले इंटीजर आएगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता जाएगा, चला जाएगा। अब इस इतने सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या -4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट है लेकिन कब? जो वैल्यू दिया है उससे छोटे इंटीजर जितने होंगे उसका जो सबसे बड़ा इंटीजर है। अब जो वैल्यू दिया 2.98 से छोटे इंटीजर कौन? क्योंकि 2.98 इंटीजर नहीं है, इससे छोटे कितने इंटीजर होंगे? तो देखिए 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? तो 2 है, इसीलिए तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए आप खुद से बताइए। x इज इक्वल टू लिखा है -6, प्लस में रखते हैं 6.66, ये लिखा है। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.66 की? देखिए ये नंबर लाइन है, ये रख लीजिए 6.66, तो इससे इसके इधर जाएंगे, इससे छोटे में जाएंगे, तो इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 चलता जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 6, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6। चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए बताइए x इज इक्वल टू 9.9999 का इंटीजर कितना मिलेगा? बताइए आंसर इसका कितना आएगा? 9.9999। इसका जीआईएफ क्या मिलेगा आपको? इसको रेज कर दे रहा है, देखिए इसका आंसर आएगा 9। और रखते हैं 2.2345678 बताइए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ये भी जीआईएफ है, इसका भी वैल्यू कितना मिलेगा? 2। अच्छा चलिए अब नेगेटिव लेते हैं। -3 केवल लिखा है, इसका इंटीजर क्या मिलेगा? -3 का इंटीजर है, ठीक, आंसर आ जाएगा -3। लिखा है -3.3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए कमेंट करके बताइए कि जीआईएफ में -3.3 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलिए देखते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, -3.3 मान लेते हैं, यहाँ पे है। इस साइड आइए, इस साइड, तो इस साइड नंबर क्या मिलेगा? इधर वाला नंबर क्या होगा? 4 होगा, -4, ये -5, ये -6, ये -7, -8, इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? -4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। चलिए एक और क्वेश्चन रखते हैं, -9.867, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा? हाँ इसकी वैल्यू आएगा -10। खैर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में अगर हम इसको इंडिकेट करें तो उससे क्या लिखना है? लेस देन और इक्वल टू एक्स वाली केसेस में अगर हम जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू एक्स वाली केसेस में जाएंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? चलो ये था कॉन्सेप्चुअल जीआईएफ का। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या मिलेगा? इसका ग्राफ क्या मिलेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ जीआईएफ का।
हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, तो हमें क्या दे रहा है, जो भी नंबर चाहिए वो नंबर या उससे कम दे रहा है। आइए कर देते हैं। चलिए, अगर हम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3, बस तब होते हैं। 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा कि नहीं। 0.123 हमेशा क्या देगा, इसका जीआईएफ क्या आएगा, 0। 0.9 का जीआईएफ क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, मतलब 0 से 1 के बीच में हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 1 से 2 के बीच में हमें क्या दे रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो 1 पे तो हमको देगा 1, 1 पे देगा कितना, 1। 1 से चाहे जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यहां तक जाएंगे तो हमें क्या देगा, यहां पे हमें क्या देगा, 1 से 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, 1.5 का भी 1, तो ये वाली 1 वाली लाइन है। लेकिन जैसे हम 2 पे जाएंगे तो 2 पे हमको देगा 2, 2 से 3 के बीच में क्या देगा, 2 देगा। जैसे हम 3 पे जाएंगे तो 3 पे हमको देने लगेगा 3, मान लेते हैं ये 3 है ये, और 3 से 4 पे हमको क्या देगा, ये केवल और केवल 3 से 4 पे हमको क्या देगा, 3 देगा। ये हमको कितना देगा भाई, 3 से 4 पे हमको कितना देगा, 3 देगा। तो कुछ इस टाइप से जीआईएफ का हमें क्या ग्राफ मिलेगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ। तो ये था जीआईएफ फंक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन सब पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन का वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 12 का फंक्शन है। क्लास 11 का फंक्शन हम लोगों ने टोटली कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्लास 12 का फंक्शन। क्लास 12 के फंक्शन में क्या क्या हमें स्टडी करना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, क्लास 12 के फंक्शन में जो हमको पढ़ना है, क्लास 12 के फंक्शन में, क्लास 12 के फंक्शन चैप्टर में जो जो हमें स्टडी करना है उसमें है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और 1-1 ऑन-टू फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें से भी जो मेन हमें पढ़ने हैं वो है 1-1 फंक्शन, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। किस नाम से जानते हैं हम लोग, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू के एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं सजेक्टिव फंक्शन। किस नाम से, सजेक्टिव फंक्शन। It is also known as surjective function. And 1-1 on-to is called bijective function. Bijective function. अब हम लोग इसको ब्रीफली में समझेंगे कि 1-1 फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है, ऑन-टू इनटू क्या है, और 1-1 ऑन-टू फंक्शन क्या है। भाई रे डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है 1 to 1। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए और यहां पे हमको क्या मिल गया, सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट रखते हैं हम अपने मन से 1 2 3 4 5, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट रखते हैं हम लोग, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। 1 का जो इमेज है वो अल्फा से है, 2 का इमेज बीटा से है, 3 का इमेज गामा से है, 4 का इमेज थीटा से, और 5 का इमेज जो है वो डेल्टा से है। तो अब देखिए, 1-1 एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन।
दूसरा है मेनी वन फंक्शन। क्या है? मेनी वन फंक्शन। सेम यही एग्जांपल रखते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा। मेनी वन फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं बनेगा, यानी 1 या 1 से अबव जो डाटा है उसका इमेज सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे 1 का अगर इमेज अल्फा पे बन रहा है, 2 का इमेज बीटा पे बन रहा है, तो 3 का इमेज भी बीटा पे है, 4 का इमेज थीटा पे है, 5 का इमेज भी थीटा पे है। कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट आपको मिलेंगे जिसका इमेज एक ही हो रहा होगा। जैसे यहां पे f1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? अल्फा, f2 की वैल्यू बीटा, f3 की वैल्यू गामा, f4 की वैल्यू थीटा और f5 की वैल्यू डेल्टा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिला है, लेकिन जैसे ही हम, ये कौन सा फंक्शन की बात कर रहे हैं हम? 1 1। ये एग्जांपल है 1 1 फंक्शन का। लेकिन जैसे हम इसमें आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू अल्फा है, f2 की वैल्यू और f3 की वैल्यू बीटा है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, देखिए यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इमेज सेम बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देंगे? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। क्लियर हुआ कि 1 1 फंक्शन में जितने एलिमेंट होंगे उन सबका वन एंड ओनली वन इमेज होगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। जितने भी एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उनका इमेज सेम हो जा रहा है। ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज हमको क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। जैसे f2 और f3 दोनों का इमेज इक्वल है, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा जिसका इमेज इक्वल मिले। चलिए, ये दो चीज तो आपको क्लियर हो गया। अब इसका वर्किंग रूल समझेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चंस मिलेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में। तो इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक, और पहले हम 1 1 और मेनी वन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जरा देखिएगा 1 1 वाली केसेस में अब हम एक एग्जांपल रखते हैं। जैसे fx = 2x है और x बिलोंग्स टू n है, या जो फंक्शन है वो n क्रॉस n का फंक्शन है। n क्रॉस n का मतलब क्या है? n उसका डोमेन है और यहां पे नेचुरल नंबर ही उसका क्या है? कोडोमेन। डोमेन है, कोडोमेन की बात करते हैं। fx = 2x है, ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है या मेनी वन है? ये फंक्शन अगर x के n पे, किसी क्वेश्चन में x बिलोंग टू z भी हो सकता है, x बिलोंग टू r भी हो सकता है, हर कंडीशन में वैल्यू चेंज हो सकती है। तो fx = 2x एक फंक्शन कैसा है? तो ये जब बताना होगा तो हमको इसका वर्किंग रूल पढ़ना होगा कि 1 1 फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है और मेनी वन फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है। मेनी वन फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, हम लोग बना लेंगे। देखिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, 1 1 फंक्शन है, तो देख रहे हैं जितने एलिमेंट है उतने ही इमेज है। जितने एलिमेंट है उनका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं लेट fx1 = fx2 then x1 = x2। अगर फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन ऑफ x2 होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 = x2 होगा। समझिएगा, कह रहा है कि f1 की वैल्यू अल्फा है और f2 की वैल्यू भी अल्फा है, ये तभी पॉसिबल है। fx1 = fx2 यानी f1 = f2। f1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फा। और कह रहा है f1 और f2 दोनों आपस में इक्वल केवल और केवल तभी हो सकती हैं जब 1 = 2 हो। मतलब ये जो पहला और दूसरा एलिमेंट ये इक्वल हो, यानी 1 का अल्फा है तो 2 का अल्फा नहीं हो सकता, 1 का ही अल्फा होगा। हम 2 लेंगे, 1 और 2 आपस में इक्वल होगा, तभी 1 के इमेज और 2 के इमेज आपस में इक्वल हो सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से समझिए, अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, इफ ऐसे लिख लीजिए, इफ f1 does not, या if
x1 does not equal to x2, if x1 does not equal to x2, आपने दो एलिमेंट लिया, एक x1 लिया, दूसरा x2, आपने 1 लिया और 2 लिया, 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, देन fx1 does not equal to fx2, तो उनके फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी। ऐसे समझ लीजिए, दोनों सही है, दोनों में जो आपको सही लग रहा है, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, उससे लगाइए। इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमने दो एलिमेंट लिया, इफ टू एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग टू, अब जो भी रियल नंबर होगा तो रियल नंबर, नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर, जेड होगा तो जेड, हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर है। x1 और x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। हमने दो एलिमेंट अपने मन से सेलेक्ट कर लिया, वो दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2, हम जो दो एलिमेंट ले रहे हैं वो डिफरेंट एलिमेंट है, तो उस केसेस में जब उनके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इक्वल नहीं आएगा। देखिए ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। मान लेते हैं 2 और 3 दो एलिमेंट लेते हैं, 2 अलग है 3 अलग है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का जो इमेज बनेगा वो भी इक्वल नहीं होगा। 2 का इमेज कहाँ पे बन रहा है? बीटा पे, और 3 का इमेज कहाँ पे बन रहा है? गामा पे। यानी अगर इफ 2 डज नॉट इक्वल टू 3 है तो f2 डज नॉट इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? f3। ऐसा, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, ये एक वर्किंग रूल मिला हमको, ये हमारा दूसरा वर्किंग रूल मिला, दोनों से मतलब मेथड अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 देन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बात तो एक ही है यार, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 फंक्शन होगा तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 और x2 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट 1 फंक्शन का, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये था वर्किंग रूल ऑफ 1 आप इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, वर्किंग रूल ऑफ क्या? 1 फंक्शन, वर्किंग रूल ऑफ 1 फंक्शन, वर्किंग रूल ऑफ 1 फंक्शन। अब हम बात करेंगे मेनी 1 फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेनी 1 फंक्शन के बारे में। अब देखिए, मेनी 1 फंक्शन में क्या है कि जो एलिमेंट है 1 का इमेज अल्फा पे, 2 का बीटा पे, 3 का बीटा पे, तो भी मेनी 1 है। अगर हम इस टाइप से रखें, देखिए 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा थीटा, 1 का इमेज बीटा पे, 2 का इमेज बीटा पे, 3 का इमेज बीटा पे, 4 का इमेज बीटा पे, तो भी ये फंक्शन कैसा होगा? मेनी 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का जो इमेज है वो सेम हो रहा है। मेनी 1 यानी एक से ज्यादा एलिमेंट है लेकिन इमेज सेम हो रहा है, तो ऐसे हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी 1 फंक्शन। अब इसका वर्किंग रूल क्या होगा? सेम यही जो वर्किंग रूल ये है, इसी से हम उसका भी वर्किंग रूल निकाल लेंगे मेनी 1 फंक्शन का। और मेनी 1 फंक्शन का जो वर्किंग रूल होगा वो 1 फंक्शन से बना लेंगे। कैसे? देखिए, इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यही रखते हैं, इफ x1 does not equal to x2, x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है, 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, बट fx1 is equal to fx2, लेकिन उनके फंक्शन की वैल्यू सेम है। 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है लेकिन 1 का जो इमेज बन रहा है और 2 का जो इमेज बन रहा है वो इक्वल है। f1 की वैल्यू क्या है? बीटा, f2 की वैल्यू क्या है? बीटा, यानी f1 और f2 आपस में इक्वल हो गया। 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है लेकिन f1 और f2 आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। fx1 की वैल्यू fx2 की क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? मेनी 1 फंक्शन। तो जब भी कभी मेनी 1 फंक्शन का वर्किंग रूल यानी उस मेनी 1 फंक्शन को सॉल्व करना होगा तो हम क्या दिखाएंगे? दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन उनके फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? मेनी 1 फंक्शन। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन का। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्या है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 2x या सो दैट fx इज इक्वल टू 2x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग बस ये दिखाएंगे कि fx इज इक्वल टू 2x 1 1 और मेनी वन है या नहीं है, 1 1 और मेनी वन है या नहीं है। तो देखिए 1 1 फंक्शन का वर्किंग रूल, 1 1 फंक्शन, अभी आपने पढ़ा 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन का वर्किंग रूल, मेनी वन फंक्शन, 1 1 फंक्शन और मेनी वन 1 1 फंक्शन में हम क्या लेंगे, देखिए fx इज इक्वल टू क्या है, 2x है, तो हम क्या करने वाले हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, यही मिलना चाहिए। तो fx1 क्या होगा, fx1 क्या होगा आपका, जहां x है वहां x1 कर ले तो 2x1 आएगा, एंड fx2 क्या होगा, fx2 क्या होगा, जहां x है वहां 2x2 कर लीजिए, आएगा कि नहीं आएगा, x1 तो fx2 x1, fx2 2x2, कह रहा है fx1 इज इक्वल टू fx2 रखिए, यानी 2x1 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 2x2, तो हमें ये मिलना चाहिए। तो देखिए 2 से 2 कट गया, हमको क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन कैसा हो गया 1 1। आइए देखते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए मेनी वन फंक्शन कब होगा, हम सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, आइए fx1 की वैल्यू कितना मिलेगा 2x और fx2 की वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे 2x2, 2x1 2x2। अब अगर ये दोनों इक्वल है, fx1 और fx2 इक्वल है, लेकिन x1 और डज नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 यानी 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया x2, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन इज नॉट अ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका 1 1 फंक्शन को लेकर और मेनी वन फंक्शन को लेकर। चलिए और एक और एग्जांपल रखते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वो है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन कब होगा, अभी हम लोगों ने किसको समझा 1 1 और मेनी वन को। ऑन टू और इनटू वाले केसेस में क्या है कि ऑन टू फंक्शन तब कहेंगे हम जब जो सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये क्या है सेट बी, सेट बी के सभी एलिमेंट का, सेट बी के सभी एलिमेंट का क्या हो, प्री इमेज हो, प्री इमेज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑन टू। और इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, जब सेट ए और सेट बी में सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज ना हो, यानी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका प्री इमेज ना बने। जैसे देखिए 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा थीटा, ये कुछ टाइप का है, ये देखिए, तो ये हमको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा थीटा, तो अब हम लोग कुछ ऐसे बना देते हैं, ये समझो, सपोज करिए ऐसा, ये अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा एलिमेंट है इसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो अगर सेट बी, फंक्शन ए टू बी की बात कर रहे हैं हम लोग ना, फंक्शन ए टू बी, ये भी फंक्शन क्या है ए टू बी। 1 1 और मेनी वन में क्या था, 1 1 और मेनी वन में हम ए के इधर से देखते हैं, ए टू बी बात करते हैं, और ऑन टू और इनटू में बी टू ए बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब क्या था, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, और ऑन टू का मतलब क्या है, जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है सबका प्री इमेज हो। इतना क्लियर हुआ।
इसी तरीके से ये वाली केसेस में ये कौन सा फंक्शन है, अगर हम a टू b की बात करें तो ये मेनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर हम b टू a बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ये कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ऑन टू फंक्शन को, सॉरी इनटू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन में एक और चीज है, एक इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जितने भी रेंज है सब कोडोमेन के पार्ट है, या कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है, रेंज है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑन टू फंक्शन। कब ऑन टू होगा, जब कोडोमेन इक्वल टू क्या हो, रेंज हो। कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो। इतना क्लियर हुआ है आपको। ऑन टू फंक्शन को हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन है। किस नाम से, सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 को हम लोग किस नाम से जानते थे, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को हम लोग किस नाम से जानेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर फंक्शन 1 ऑन टू हो, कैसा फंक्शन हो, 1 ऑन टू। 1 ऑन टू का मतलब क्या है, वो 1 की क्राइटेरिया को भी फॉलो करे, ऑन टू की भी क्राइटेरिया को फॉलो करे। जैसे इसी को देखते हैं तो देखिए ये 1 भी है, ऑन टू भी है। B2 के बारे में बात करेंगे तो ऑन टू भी है। तो अगर 1 और ऑन टू दोनों है तो ऐसे फंक्शन को 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन। कब बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, जब वो 1 और ऑन टू दोनों की क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अगर वो 1 है और ऑन टू दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या है, हमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस पे बेस्ड है, वो 1 पे बेस्ड है, ठीक, ऑन टू पे बेस्ड है और 1 ऑन टू पे बेस्ड है। 1 ऑन टू पे बेस्ड है, यानी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। जितने भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे वो इंजेक्टिव पे मिलेंगे, सर्जेक्टिव पे मिलेंगे और बाइजेक्टिव के कॉन्सेप्ट पे मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चंस रखेंगे और उसके वर्किंग रूल को समझेंगे 1 के और ऑन टू के, और 1 ऑन टू, यानी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर कॉन्सेप्चुअल उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। फंक्शन f(x) a to b, एक फंक्शन है a to b, क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो n क्रॉस n का है, ठीक, ऐसा समझ लेते हैं। दूसरा एक फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x वाले जो केसेस में है वो क्या है, z क्रॉस z का है, z क्रॉस z का है। मतलब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी ये नेचुरल नंबर का डोमेन और कोडोमेन से रिलेटेड बना है, और ये क्या है, इंटीजर से रिलेटेड है। हमें क्या निकालना है, 1 और ऑन टू को चेक करना है, 1 और ऑन टू को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 फंक्शन की। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, कोई भी फंक्शन 1 कब होगा, तो 1 के लिए सबसे सिंपल था, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 इज इक्वल टू x2। fx1 हमें क्या देगा, ये x1 स्क्वायर, fx2 x2 स्क्वायर, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये लगाएंगे तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब x1 की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, x1 बिलोंग्स टू n रहेगा, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस केसेस में x1 और x2 आपस में क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो x1 की 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, प्लस माइनस x2 नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ x बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है, x1 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर रूट में x2 स्क्वायर ही आएगा और यहां से प्लस माइनस x2 आएगा, माइनस नहीं मिलेगा क्योंकि x बिलोंग टू n है, नेचुरल नंबर है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, x1 और x2 दोनों आपस में क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन 1 की क्राइटेरिया को क्या कर दिया, फॉलो किया, फंक्शन 1 फंक्शन है। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन।
कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। ऑन टू फंक्शन है ये कैसे पता चलेगा, फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ऑन टू के क्राइटेरिया कैसे देखेंगे, ऑन टू फंक्शन देखिए समझिएगा, इसका वर्किंग रूल समझ लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको वर्किंग रूल भी सिखा रहे हैं कि ऑन टू का वर्किंग रूल क्या होगा। देखिएगा समझिएगा इसको, वर्किंग रूल इसका ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन कैसे, क्या दिखाना है हमको, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या दिखाना है, रेंज दिखाना है। ये तरीका है, यही है। आइए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फंक्शन को आप वाई टर्म्स मान लीजिए, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। x की जो वैल्यू है, x जो इनपुट कर रहा है 1 2 3 वो डोमेन है, और एक्स स्क्वायर जो दे रहा है वो क्या है, रेंज है। तो इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, रूट में y। देखिए अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगा, रूट y। अब क्या x की वैल्यू पे y क्या दे रहा है, x नेचुरल नंबर रखिए, तो क्या y भी नेचुरल नंबर देगा। इफ x इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/4। सॉरी यहां पे देखिए x है, x की वैल्यू कितना रख रहा है 4, और y निकालेंगे तो 4 टू द पावर 1/2 आएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2। या ऐसे आप दूसरा तरीका से, इफ y इज इक्वल टू 4 रखिए, y की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी मिलेगा और निगेटिव भी मिलेगा। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, +2 और -2, यानी x वाले केस में दोनों टर्म्स हमें दे रहा है, निगेटिव भी दे रहा है, और निगेटिव वाले टर्म्स बिलोंग कर ही नहीं सकता। x बिलोंग टू केवल क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी, 9 रखिए प्लस माइनस 3, 12 रखिए और 16 रखिए प्लस माइनस 4। भाई निगेटिव भी तो मिल रहा है और निगेटिव हमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है नहीं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। जितना आपको क्लियर हो गया। अगर हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, देखिए अगर हम x की वैल्यू रखें, x अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू हम मान लीजिए हम कोई भी टर्म्स रख दे, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू जैसे ही आप 3 रखेंगे y की वैल्यू आपको क्या देगा, √3, और y डज नॉट बिलोंग टू n। देखिए √3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम चाहे जैसे देखेंगे हमको ये समझ में आएगा कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया। दूसरा केसेस देखिए, इसमें ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। दूसरी चीजें सब देखिए क्या है, ये क्या है, gx इज इक्वल टू क्या है, फिर से एक्स स्क्वायर है, लेकिन x बिलोंग्स टू z क्रॉस z का फंक्शन है। z का मतलब क्या हुआ, इंटीजर। ये किसकी बात कर रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 1 चेक करें तो देखिए क्या मिलेगा, gx1 क्या देगा हमको, x1 का स्क्वायर, gx2 हमें क्या देगा, x2 का स्क्वायर, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब देखिए x जो है, x बिलोंग्स टू z है, तो x1 वाली केसेस में x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x1, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है, कुछ इस टाइप का हो गया है, समझिएगा ये x1 और यहाँ पे माइनस x1, यहाँ पे ऐसे रखिए प्लस x1 माइनस x1, और यहाँ पे क्या है x2, ये वाली केसेस मिल गया। भाई पॉजिटिव भी एक ही, देखिए एक से ज्यादा वैल्यू का सेम इमेज मिल गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया मेनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन। दूसरा ऑन टू, सेम वही, gx की वैल्यू आप क्या मान लीजिए y,
y इज इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू मिलेगा रूट वाई, x इज इक्वल टू रूट वाई वाले टर्म्स में अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x y की वैल्यू 2 है और ये किसको बिलोंग कर रहा है z को, x किसको बिलोंग करने लगा, x इज इक्वल टू आएगा रूट 2, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जब y की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 किसका पार्ट है, z का पार्ट है, तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू रूट वाई है और x की वैल्यू रूट 2 मिल रहा है और रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू z, रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन, इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अगर हमसे पूछता gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू z बाइजेक्टिव है तो हम लिखते हैं नो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू n टू n क्या बाइजेक्टिव है, नो, 1 1 है ऑन टू नहीं है, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ये चीज क्लियर हुआ। ये था 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। देखिए आपको जो वीडियो मिलने वाला है उसमें पहला वीडियो आपको रिलेशन का था, पहला वीडियो किसका था, रिलेशन का, ठीक है, उसमें रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट थे। दूसरा वीडियो आपको ये जो बन रहा है ये है फंक्शन, इसमें आपको फंक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। थर्ड वीडियो लेक्चर होगा जिसमें एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे, ठीक है। फोर्थ जो होगा उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन होगा और फिफ्थ जो वीडियो होगा वो बोर्ड से रिलेटेड होगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं वो होगा। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब जरा समझिएगा इसको, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या है। देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोज करना। कंपोज करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है उसको एक साथ लाके इकट्ठा कर देना, एक पास करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या, अलग अलग फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंपोज करेंगे। अलग अलग फंक्शन मतलब एक फंक्शन f a to b है, दूसरा फंक्शन g b to c है। अब अगर हम फंक्शन f a to b, फंक्शन g b to c को अगर हम कंपोज कर दें तो उसको जब हम कंपोज करेंगे तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब जरा इसको समझिएगा, मान लीजिए fx इज इक्वल टू है 2x, fx इज इक्वल टू कितना है 2x है, और gx इज इक्वल टू है x स्क्वायर, gx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। फंक्शन fx जो है वो a to b है, a उसका क्या है डोमेन, a को हम लोग क्या नाम देंगे डोमेन, और b इसका क्या है कोडोमेन, ठीक है सर, इतना तो सबको आता है, हाँ ठीक है भाई सबको तो आता ही है। b क्या है डोमेन और c हमारा क्या है कोडोमेन, ठीक है सर बिल्कुल, एक हो गया हमारा डोमेन, दूसरा हमारा क्या हो गया कोडोमेन। इसको कंबाइन करेंगे तो जो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन मिलेगा उसका डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा। जो इसका डोमेन है कोडोमेन है, जो इसका डोमेन कोडोमेन है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के बाद उसे वही डोमेन और वही कोडोमेन मिले जरूरी नहीं है, डोमेन और कोडोमेन चेंज होगा। तो क्या मिलेगा देखते हैं इसको, और कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन बनता कैसे है आइए देखते हैं इसको। तो fx इज इक्वल टू 2x है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा a है ये b है। कनेक्टेड कैसे है, हम x की कुछ वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं इसमें 1 2 3। तो अगर हम 1 2 3 रखेंगे तो ये a का पार्ट है, तो ये हमारा a डोमेन हो गया। तो b क्या मिलेगा, b मतलब कोडोमेन, इससे रिलेटेड टर्म्स, रिलेशन कैसे बनेगा, fx इज इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू 1 पे मिलेगा 2, 2 पे 4, 3 पे 6, ये हो गया फंक्शन a टू b। लेकिन अगर फंक्शन b टू c के बारे में बात करें, b टू c के बारे में बात करें तो उसको हम लोग नाम दिए हैं gx और उसकी वैल्यू क्या है x स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो a टू b और ये कनेक्शन किससे है b टू c, ये हमारा कौन सा फंक्शन है c। तो अगर हम इसको कंपोज करेंगे
तो एग्जैक्टली देखिए 1 का वैल्यू कितना मिल रहा है 2 और 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 की एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो क्या है 4 है। 2 की वैल्यू है 4 लेकिन 4 की वैल्यू है 16, तो 2 की वैल्यू क्या मिली हमको 16। 3 की वैल्यू है 6 और 6 की वैल्यू कितना है 36, तो एग्जैक्टली 3 की वैल्यू हमको क्या मिली 36। ये B से B गायब हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम A to B और B to C में डायरेक्ट A to C के बारे में बात करें तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे गॉफ। क्या बोलेंगे गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखते हैं G ऑपरेशन fx। क्या बोलेंगे इसको G ऑपरेशन fx, गॉफ फंक्शन बोलेंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा गॉफ, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे G ऑपरेशन fx। अब सर गॉफ क्या है, गॉफ है कि अगर हम A to B और B to C फंक्शन और डायरेक्ट अगर हम A to C जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे गॉफ। एग्जैक्टली 1 की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 4, 2 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू कितना है 36 जैसे। तो सर गॉफ 1 की वैल्यू कितना मिला, गॉफ 1 की वैल्यू मिला 4, गॉफ 2 की वैल्यू क्या मिला, गॉफ 2 की वैल्यू मिला 16, गॉफ 3 की वैल्यू क्या मिला सर, गॉफ 3 की वैल्यू मिला 36। ठीक है सर, ये तो चल ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ A to C लेगा उसको आपने नाम दे दिया गॉफ। तो सर अगर C to A आएगा, अगर C to A आएगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉग। इसका नाम क्या हो जाएगा फॉग। अगर A to C फंक्शन की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गॉफ। A to B देखिए fx to gx, fx और gx साथ में आ रहा है तो इसको हम gfx बोल रहे हैं। मतलब अगर fx से gx तक जा रहा है तो उसको gfx बोल रहे हैं, और अगर gx से fx तक आ रहा है तो उसको fog यानी f ऑपरेशन gx fgx बोल रहे हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं गॉफ 1 की वैल्यू मिलेगा 4, हाँ मिलेगा 1 4 क्योंकि 1 का 2 और 2 का 4 है। सर कैसे करके दिखाइए, देखो भाई गॉफ 1 है तो G ऑपरेशन इसको fx लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे सर, लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो fx की वैल्यू कितनी है यानी f1 की वैल्यू कितनी है, तो सर f1 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा G2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए fx की वैल्यू क्या है 2x, अगर हम f1 निकालेंगे, 1 डोमेन हमारा 1 है तो हमको 2x मिलेगा, fx इक्वल टू क्या है 2x, 1 यहां पुट करिए तो हमको कितनी वैल्यू देगा 2 देगा, तो सर ये हो जाएगा 2। और G2 जब हम 2 डोमेन रख रहे हैं इसमें Gx में x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर देगा, और 2 का स्क्वायर हमको कितना दे देगा 4। देखिए ये है 4 गॉफ 1। सर गॉफ 2 की वैल्यू निकालिए, जरा देख लो भाई, G ऑपरेशन fx बोलेंगे, G fx, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, जब हम 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 2 सा कितना देगा 4, तो ये हो जाएगा 4। और G4 जब इसमें हम 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा 16, एकदम सही है। इसी तरीके से अगर हम गॉफ 3 की वैल्यू निकाले तो हमें क्या देगा G ऑपरेशन fx और fx की वैल्यू f3 तो G3 हो जाएगा, और G3 की वैल्यू क्या, सॉरी f3 की वैल्यू कितना है 3 2 6, ये G6 हो जाएगा, और G6 यहां पुट करें तो कितना मिलेगा 36। देखिए वही तो चीज लिखा हूं मैंने। तो फॉग का मतलब क्या हुआ, fx और gx का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फॉग, सॉरी गॉफ, और gx टू fx आ रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे फॉग देंगे। अब सर fx वाले में इसका डोमेन A था, कोडोमेन B था, gx वाले में डोमेन B था, कोडोमेन C था, तो फॉग ये गॉफ का डोमेन कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए भाई A तो हमारा पुट कर रहा है, 1 पुट करने पर 2 नहीं मिल रहा है, 1 पुट करने पर हमको डायरेक्ट कितना मिल रहा है 4, 2 पुट करने पर 16, 3 पुट करने पर 36। तो हमारा जो डोमेन है फंक्शन गॉफ का, तो गॉफ को हम लिख सकते हैं A to C। ठीक है सर, इसी तरीके से अगर हम फॉग लिखना चाहे तो फॉग वाला केस में हमारा हो जाएगा, फॉग का जो हो जाएगा वो C to A होगा, लेकिन इसमें अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं। अगर फंक्शन A to B R to R है तो R to R सेटिस्फाई
हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये भी इसमें चेक करना पड़ेगा। या n2n है तो n2n अरेंज हो पा रहा है कि नहीं, यानी जैसे देखिए इससे आ रहा है ना, तो ऐसा ना हो कि रियल नंबर नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर इंटीजर में चला जाए, तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो और एक चीज इसमें आता है, फॉग और गॉफ को दिखाना होता है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल है, ये भी शो करने के लिए मिलता है। तो सिंपल तरीके से फॉग और गॉफ हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना चीजें क्लियर हुआ, यानी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा फंक्शन को कंपोज करना, कंबाइन करना, और कंबाइन हम लोग ऐसे कर रहे हैं। चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसे नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड एक और एग्जांपल इसे समझते हैं। मान लीजिए दिया है f(x) = sin x, ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या है f(x) = क्या है sin x एंड gx = है x³, और हमें फाइंड करना है गॉफ x, फॉग x, ये फाइंड करना है। इसके बाद फॉफ x और GOC गॉग, ये G है ना, गॉग x, ऐसा ये चारों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले गॉफ x क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे G ऑपरेशन fx, ऐसे बोलेंगे G ऑपरेशन fx। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है sin x, यानी अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे sin x, तो फंक्शन ऑफ x यहाँ समझिएगा fx की वैल्यू कितनी है sin x है, तो यहाँ पे हम sin x रखेंगे, तो हो जाएगा G sin x। सही है, ये चीज़ समझ में आया, हाँ ठीक है सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपने fx की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे fx लिखा था तो fx की वैल्यू sin x था, आपने sin x रख दिया। अब देखिए यहाँ पे gx = x³ है, जहाँ x है वो x³ है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे आप sin x, तो हो जाएगा sin x का होल क्यूब या sin क्यूब x, ये हो जाएगा आपका क्या कॉफ x। फॉग x निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा f ऑपरेशन gx, ऐसे लिखेंगे इसको, और gx की वैल्यू देखिए कितना है x³, तो हो जाएगा fx³, ये ऐसे। ठीक है सर, एकदम सिंपल है, जैसे आपने इसको किया वैसे इसको अरेंज कर दिया। fx³, fx की वैल्यू sin x है, तो जहां x है वहां हम क्या पुट करेंगे x³, तो ये हो जाएगा sin x³। तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए देता कि फॉग x और गॉफ x क्या इक्वल है, तो हम लिखते हैं FOG डज नॉट इक्वल टू GOF। हो गया सर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे अरेंज कर लेंगे। सर अगर FOF आता, फॉफ x आता, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, f ऑपरेशन fx की वैल्यू क्या है sin x, तो हो जाता है f sin x। अब जहां x है वहां क्या पुट करेंगे sin x, तो क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से gog x हमको क्या मिलेगा g ऑपरेशन gx, ये मिलेगा। gx की वैल्यू क्या है x³, तो ये हो जाएगा gx³, और जहां x है वहां क्या पुट करेंगे x³, तो ये हो जाएगा x⁻³ यानी x⁻, क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। चलिए ये था क्या कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल फंक्शन देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन का चैप्टर है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए, हेडिंग लगाएंगे अब हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन, नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में कि इन्वर्सिबल फंक्शन क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्सिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है LE इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन जिसका हम क्या निकाल सके इन्वर्स निकाल सके, यानी फंक्शन अगर है और वो फंक्शन 1 की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, वो फंक्शन ऑन 2 की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल है यानी इन्वर्स पॉसिबल है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं उसका इन्वर्स, यानी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए एक फंक्शन है a to b, फंक्शन क्या है
ए टू बी। अब इस फंक्शन में जो फंक्शन ए टू बी है, इसके इनवर्स का मतलब क्या है, वो फंक्शन बी टू ए भी पॉसिबल हो। बात समझिएगा, वो फंक्शन क्या हो, बी टू ए भी पॉसिबल हो। अगर कोई फंक्शन ए टू बी पॉसिबल है तो वो फंक्शन बी टू ए भी पॉसिबल हो। अगर ये क्राइटेरिया भी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम उस फंक्शन का क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब जरा इसको समझिएगा, एक फंक्शन ए है और दूसरा क्या है, बी। इसमें कुछ एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 और इसमें होते हैं 4 5 6। 1 का जो इमेज है 5 पे, 2 का जो इमेज है वो 4 पे, 3 का इमेज जो है वो 5 पे है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो पहला कंडीशन है कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो फंक्शन ऑन टू की क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, अगर 1 1 ऑन टू है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का इन्वर्सिबल पॉसिबल है, और अगर इन्वर्सिबल पॉसिबल है तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस एग्जांपल को देख के बताइए, क्या ये फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। फंक्शन ए टू बी है तो क्या फंक्शन बी टू ए पॉसिबल है। तो सबसे पहले कंडीशन 1 1 की देखते हैं। 1 1 वाले केस में देखिए ये क्राइटेरिया मिल रहा है, 1 का इमेज 5 पे, 3 का इमेज, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है, डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है। तो फंक्शन कैसा है, मेनी वन, यानी ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरे कंडीशन से जरा देखिए, हम दूसरे कंडीशन से हम देखिए क्या ये फंक्शन बी टू ए है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम B2A के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये एलिमेंट है, इन सबका इमेज होना चाहिए। 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज ही नहीं बन पा रहा है, तो फंक्शन B2A पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन B2A नहीं है तो हम फंक्शन को इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन उसको नहीं बोलेंगे और उसका इनवर्स भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। चलिए इतना तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। कुछ और रखते हैं, देखिए ये इसमें कुछ और एलिमेंट, जैसे मान के चलिए fx इज इक्वल टू हमने रखा है 2x, fx इज इक्वल टू कितना रखा है 2x, और x बिलोंग्स टू 1 2 3 ऐसा, तो 1 2 3। तो इस फंक्शन का इमेज जरा बताइए, 1 का इमेज क्या होगा, तो 1 का इमेज कितना हो जाएगा 2, 2 का इमेज क्या होगा, तो 2 का इमेज हो जाएगा 4, ठीक है सर। 3 का इमेज क्या होगा, तो 3 का इमेज हो जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है सर। 1 का इमेज अगर हम 1 यहां पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब इस केसेस में क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, कुल मिला जुला के हम ये कहना चाह रहे हैं क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। सर ये तो बाइजेक्टिव दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि जितने एलिमेंट उसका डिफरेंट इमेज हो गया, और इधर जो B2A फंक्शन A टू B तो भी पॉसिबल है, फंक्शन B2A भी तो सर पॉसिबल है। देखिए ना B के सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और इमेज कैसा है, यूनिक इमेज है, 1 एंड ओनली 1 इमेज है। तो फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, सही है ना, फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। तो फंक्शन क्या है, हो गया बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, यानी हम f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसका। तो सर कर सकते तो हैं, ये तो हमको समझ में आया कि अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्सिबल पॉसिबल होगा, वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, और अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा तो उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहां तक तो हम समझ गए सर, लेकिन इन्वर्टिबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है भाई। अगर इसको इन्वर्टिबल कह रहा है, प्रूफ करिए कि fx इज इक्वल टू 2x इन्वर्टिबल है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 1 1। 1 1 कैसे मिलेगा, 1 1, तो 1 1 का वर्किंग रूल क्या है, 1 1 को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2। fx1 की वैल्यू
2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया x2, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया 1 1। सर ऑन टू आओ देख लो भैया, ऑन टू भी देख लो, इसमें कैसा कौन सा बड़ा चीज है। ऑन टू वाले केस में हम क्या दिखाते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऑन टू में हम दिखाना क्या चाहते हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है इक्वल है। तो क्या कोडोमेन रेंज इक्वल है, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, fx इज इक्वल टू 2x है, x बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x क्या है रियल नंबर या x क्या है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट रखा गया है, एग्जैक्टली x क्या है एक रियल नंबर। तो fx को हम क्या मानते हैं y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2x, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा y/2। अगर x बिलोंग टू r है, कोई भी रियल नंबर में अगर हम किसी 2 का डिवाइड कर देंगे तो भी तो वो रियल नंबर होगा, तो हम कह सकते हैं सर x बिलोंग टू r है तो सॉरी हाँ ठीक है, तो y भी बिलोंग्स टू क्या मिल रहा r मिल रहा है, यानी फंक्शन ऑफ x r को बिलोंग कर रहा है तो y भी किसको बिलोंग कर रहा है r को बिलोंग कर रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है इक्वल है, और कोडोमेन रेंज आपस में इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू फंक्शन हो गया तो इसका इनवर्स क्या होगा, हमें तो फाइंड करना है इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा, यानी ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, ऑन टू अगर ऑन टू हो गया 1 1 हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो क्या हो गया इन्वर्टिबल हो गया। तो इनवर्स कैसे मिलेगा, एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी जरा समझिएगा, fx इज इक्वल टू क्या है 2x, fx इज इक्वल टू क्या है 2x, तो f इनवर्स ऑफ x क्या मिलेगा, देखिए भाई fx को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2x, यानी y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2x, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा y/2, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा y/2, और ये x ही है हमारा f इनवर्स x, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं y/2। इतना समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ आपको कि ये हमको क्या मिल जाएगा f इनवर्स x y/2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हुआ सर, लेकिन सर क्या एक आध क्वेश्चन और आप समझाइए इसी टाइप का, चलो देख लो भैया इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और देख लो इस पे ऑन टू और 1 1 यानी बाइजेक्टिव पे, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन है R2R, ये इंक ज्यादा भर गया है इसमें गड़बड़ा जा रहा है, फंक्शन R2R है जिसमें fx इज इक्वल टू है 3x + 4, चलिए फंक्शन लिखते हैं, और कह रहा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। अगर ये इन्वर्टिबल है तो क्या फाइंड करिए f इनवर्स। इन्वर्टिबल दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा फंक्शन को बाइजेक्टिव, तो चलिए हम फंक्शन को क्या दिखाते हैं बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा 1 1, तो हम सबसे पहले फंक्शन को क्या दिखाएंगे 1 1, फिर फंक्शन को क्या प्रूव करना होगा कि फंक्शन क्या है ऑन टू, अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल, और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम ऑप्शन फाइंड कर पाएंगे, सिंपल है। तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, 1 1 का वर्किंग रूल क्या है fx1 इज इक्वल टू fx2, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या मिलेगा हमको, तो फंक्शन ऑफ x1 मिलेगा 3x1 + 4, फंक्शन ऑफ x2 क्या मिलेगा 3x2 + 4, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 करना है कर देते हैं, 3x1 + 4 इज इक्वल टू 3x2 + 4 करना है कर देते हैं, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 से 4 ये इंक ज़्यादा इसमें फिल हो गया है, थोड़ा इसको ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो 3x1 + 4 इज इक्वल टू 3x2 + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया x2, हेंस फंक्शन इज 1 1, हेंस f इज 1 1, ठीक है सर। ऑन टू दिखाइए, ऑन टू के लिए क्या दिखाना होता है fx इज इक्वल टू क्या है 3x + 4, लेट fx इज इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x + 4। अब क्या करेंगे तो x इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3x इज इक्वल टू y - 4, x इज इक्वल टू y - 4/3 ये मिलेगा।
सर ये तो x की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये ऑन टू कैसे पता चला, कैसे पता चला कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है? तो जरा यहां देखिए, R2R का फंक्शन है, फंक्शन क्या है, R2R का फंक्शन है। अब जरा देखिएगा 3x + 4 को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। फंक्शन ऑफ x मतलब किसको y बोल रहे हैं, 3x + 4 को बोल रहे हैं। x बिलोंग टू क्या है, इधर करते हैं, x बिलोंग टू क्या है, r है। इसमें x में 3 का मल्टीप्लाई है, 3x बिलोंग टू क्या होगा, r होगा। 3x + 4 बिलोंग टू क्या होगा, r होगा। और 3x + 4 मतलब क्या है, ये y, तो y बिलोंग्स टू क्या है, r। x बिलोंग टू r है तो y बिलोंग्स टू भी r मिल रहा है, यानी कोडोमेन इक्वल टू क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया ऑन टू। और अगर फंक्शन ऑन टू हो गया इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव है तो इनवर्स क्या होगा, तो हमने बताया था इनवर्स वाली केसेस में। जरा इधर देख लीजिए, इस क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं। यहां देखिए fx = क्या है, 3x + 4। बाइजेक्टिव दिखाना है, बाइजेक्टिव मिल गया। इनवर्स फाइंड करना है, देखिए इनवर्स वाले केसेस में है क्या भाई मेरे, fx = 3x + 4 है, यही है। इनवर्स क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो जो x की वैल्यू आ रही है ये, इसी को हम लोग बोलेंगे f इनवर्स x। क्या बोलेंगे, f इनवर्स x = क्या मिलेगा, y - 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब ये चीज समझ में आया आपको, इनवर्स फंक्शन। यानी जब भी कभी इन्वर्टिबल की बात करेगा तो हम किसके बारे में बात करेंगे कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। और बाइजेक्टिव प्रूव कर लेंगे तो जो इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू मिलेगा y के फॉर्म में, यही हमारा क्या कहलाएगा, f इनवर्स x, उस फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, चलिए ये था इन्वर्टिबल फंक्शन। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लास 12th का फंक्शन का, जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा, फंक्शंस के टाइप्स पढ़े, क्लास 11th का रिवीजन किया। इसके बाद हम लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा और जस्ट इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 12th का पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिलेशन फंक्शन का जो थर्ड वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, उसमें रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा उसमें एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस होंगे, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके सारे क्वेश्चंस होंगे और सॉल्यूशन मिलेगा उसका। और जो फिफ्थ वीडियो लेक्चर होगा उसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, फिर थैंक यू।